नमस्कार साथियों। हम आज चौहान वंश के इतिहास का अध्ययन करेंगे। चौहान वंश का जो शुरुआती जो शासन है वो शाकंभरी सांबर जो इनकी राजधानी थी वहीं से शुरू हुआ था। तो आइए हम चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं। शुरू में शाकंभरी के चौहानों का इतिहास हम पढ़ेंगे। चंद्रबरदाई, मुणोत नैनसिंह और सूर्यमल मिश्रण इत्यादि जो विद्वान हैं वो चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मानते हैं। हमने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों में यह पढ़ा था कि चंद्रबरदाई ये मानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने राक्षसों से अपने यज्ञ कुंड की रक्षा के लिए प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान इन 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। पहले 3 योद्धा जब उनके यज्ञ की सुरक्षा करने में असफल रहे तो अंतिम में चौथे शक्तिशाली योद्धा के रूप में उन्होंने चौहान को पैदा किया था अग्निकुंड से। तो ये तीनों विद्वान चंद्रबरदाई, मुणोत नैनसिंह और सूर्यमल मिश्रण इन तीनों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मानते हैं चौहानों की उत्पत्ति। वहीं डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो चौहानों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से मानता है, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख जो मिला है उसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय कहा गया है। वो उसके आधार पर दशरथ शर्मा है वो चौहानों को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। वहीं कायम खां रासो और चंद्रावती के जो लेख हैं इनमें भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। चौहानों का जो मूल स्थान जो है वो शपादलक्ष था। जांगल देश के आसपास का जो क्षेत्र है वो शपादलक्ष कहलाता था, जहां पर चौहानों का शासन था और इनकी राजधानी जो शपादलक्ष की थी वो थी शाकंभरी, जिसे वर्तमान में हम सांभर कहते हैं। चौहानों के जो मूल पुरुष शाकंभरी के जो चौहान थे उनका जो मूल पुरुष था वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान चौहानों का शाकंभरी जो शाखा है चौहानों की उसके मूल प्रवर्तक थे, मूल पुरुष थे। वासुदेव का समय है वो 551 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद में विग्रह राज जो द्वितीय थे वो चौहानों के प्रतापी शासक थे और उनका जो लेख है, जो हर्षनाथ जो लेख है, हर्ष भैरव का जो मंदिर है रेवासा के पास में, जीण माता के मंदिर के पास में सिकर में, वहां से हर्षनाथ का लेख मिला है 983 ईस्वी का। उसमें विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। विग्रहराज द्वितीय के बाद में दुर्लभ राज गोविंद तृतीय चौहानों के शासक हुए। जयानक द्वारा जो संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसमें गोविंद तृतीय की जो उपाधि है वो वेरी घट माने शत्रु संहारक मिलती है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक है उन्होंने वेरी घट की उपाधि प्राप्त की, शत्रु संहारक की उपाधि प्राप्त की, तो वो शासक थे गोविंद तृतीय। और इसका उल्लेख मिलता है हमें जयानक द्वारा संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में। अब अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है अजयराज। अजयराज का शासन काल है 1105 से 1133 ईस्वी। अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर बसाया तथा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रम कहलाए। अजय प्रिय द्रम कहलाए। उनके सिक्कों पर उनकी पत्नी सोमल देवी का नाम मिलता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि किस शासक के सिक्कों पर, किस चौहान शासक के सिक्कों पर उनकी पत्नी का चित्र मिलता है, तो वो है अजयराज। अजयराज ने जो सिक्के अजय प्रिय द्रम चलाए थे उन सिक्कों पर एक तरफ उनकी पत्नी सोमल देवी का नाम मिलता है। अजयराज ने दिगंबरों और श्वेतांबरों, जैन धर्म की जो 2 मूल शाखाएं हैं दिगंबर और श्वेतांबर, उनमें उनका जो शास्त्रार्थ हुआ था उनकी अध्यक्षता की थी और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश इन्होंने प्रदान किया था। इनके बाद में चौहानों के अगले शासक थे अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहते हैं। इनका शासन काल 1133 से 1155 ईस्वी में था।
इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया और पुष्कर का जो बड़ा मंदिर है उनका भी निर्माण करवाया। पुष्कर झील का जब हमने अध्ययन किया था, ये पढ़ा था, झीलों वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, और मंदिरों वाले में जब बड़ा मंदिर का पढ़ा था उस समय ये अध्ययन किया। तो ये अर्णवराज जी ने करवाया था। इनके पुत्र थे जगदेव, उन्होंने 1155 ईस्वी में अर्णवराज अन्ना जी की हत्या कर दी। उसके बाद में चौहानों के महत्वपूर्ण जो शासक हुए थे वो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, विग्रहराज चतुर्थ उर्फ विशलदेव कहते हैं। इनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी था, 5 साल। राजधानी दिल्ली थी। राजस्थान का जो ऐतिहासिक नाता इनके समय में दिल्ली से रहा। ज्ञात जो अभिलेख हैं उनमें दिल्ली का नाम सबसे पहले राजस्थान का जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें मिलता है, दिल्ली का पहली बार नाम, और उसमें जो नाम दिल्ली का मिलता है वो दिल्ली का मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। जब चौहान राजस्थान में शासन करने वालों में चौहान वंश एकमात्र ऐसा वंश रहा है जिसकी राजधानी दिल्ली रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान के किस राजपूत वंश की राजधानी है वो दिल्ली रही, तो वो थी चौहानों की, और वो विग्रहराज चतुर्थ के समय में रही थी जब उन्होंने तोमरों को, क्योंकि दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था, तो उन्होंने तोमरों को पराजित किया था और दिल्ली पर अधिकार किया था। उस समय दिल्ली है वो चौहान वंश की राजधानी रही थी। ये पहला चौहान वंश का शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। गजनी के खुसरू शाह को भी इन्होंने पराजित किया था। गजनी के खुसरू शाह थे, उनको उन्होंने पराजित किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है कि जयानक भट्ट ने किस चौहान शासक को कवि बांधव की उपाधि दी है, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का जो नाटक है एक हरकेली इन्होंने लिखा था, और उसके दरबार के जो प्रसिद्ध विद्वान थे सोमदेव, उन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहले भी पूछे गए हैं, क्योंकि हरकेली नाटक है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता विग्रहराज चतुर्थ स्वयं है, और इनके जो दरबारी विद्वान थे सोमदेव, उन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला अजमेर में बनवाई थी, उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। संस्कृत पाठशाला है उन्होंने अजमेर में बनाई, और उनकी जो दीवार थी, पत्थर थे, उन पर इस हरकेली जो नाटक है उनकी पंक्तियां खुदवाई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। तो पहले 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, और उस पाठशाला की दीवारों पर इन्होंने अपना जो नाटक लिखा था हरकेली, संस्कृत में ही है ये, तो उसकी पंक्तियां है वो खुदवाई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पाठशाला को तुड़वाया और उनको 2.5 दिन के झोपड़े की मस्जिद में बदल दिया। यहाँ सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स मेला लगता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, कई बार तो इसमें भी ये कहा जाता कि भाई इसका निर्माण है वो 2.5 दिन में किया, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा। एक जो जनश्रुति ये भी है कि यहाँ पंजाब शाह है उसका 2.5 दिन का है उर्स लगता है इस वजह से, लेकिन जो भी है यहाँ 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और बिसलपुर बसाकर, विग्रहराज चतुर्थ बिसलपुर बसाकर उन्होंने बिसलपुर झील भी बनवाई थी। तो ये विग्रहराज चतुर्थ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने तोमरों से दिल्ली जीती और दिल्ली को राजधानी बनाया। ये पहला राजस्थान का वंश था जिसने दिल्ली को जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। एकमात्र वंश यही रहा जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। अब अगले जो महत्वपूर्ण चौहानों के जो शासक हैं वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इनका शासनकाल 1177 से लेकर 1192 ईस्वी में था। पृथ्वीराज तृतीय जब 11 वर्ष की अल्पायु में थे तभी शासक बन गए थे। 1177 ईस्वी में जो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध थे, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और लालकोट राय पिथौरा का इन्होंने क्या किया, विस्तार किया था।
लालकोट राय पिथौरा जो दिल्ली का है वो चौहान वंश के समय ही उसका विस्तार हुआ था, और राय पिथौरा की जो उपाधि है वो पृथ्वीराज तृतीय को ही दी गई थी। ये दिल्ली का ऐतिहासिक शहर है। लालगढ़ जो राय पिथौरा ये दिल्ली का ऐतिहासिक शहर है। मुस्लिम शासकों से पहले राजपूतों की दिल्ली में जो प्रचलित जो मुद्रा थी उसे देहलीवाल कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश में बंडानको को इन्होंने पराजित किया, और इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल जो शासक थे परमार्दी देव उनको पराजित किया था। परमार्दी देव के बहुत दो वीर सेनानायक थे, आल्ला और उद्दल, वो उस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो आल्ला और उद्दल किसके सेनापति थे, किनके वीर नायक थे, तो वो थे चंदेल शासक परमार्दी देव के। ये भी कई बार पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आल्ला उद्दल थे, वो महोबा का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंदेल शासक परमार्दी देव के मध्य, जिसमें परमार्दी देव पराजित हो गया था और उनके वीर नायक आला उद्दल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर में उसकी जो पुत्री थी संयोगिता उसका अपहरण कर विवाह कर दिया था। ये दोनों जयचंद और पृथ्वीराज दोनों ही मित्र ही थे, इनका काफी घनिष्ठता थी दोनों में और इनका आपस में आना जाना भी था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को उनके जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता वो पसंद करने लग गई थी और वो उनसे शादी करना चाहती थी। जब ये इस बात का पता जयचंद को चला तो उन्होंने इसे बहुत गंभीर माना और उन्होंने उनके स्वयंवर में संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान की जगह उनकी मूर्ति है वो रखवा दी गई। जब संयोगिता ने उनकी मूर्ति में वरमाला डाल दी पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान वहां गए और उन्होंने संयोगिता का अपहरण कर लिया और फिर उनसे शादी कर ली थी। तो इससे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गहरी दुश्मनी हो गई थी और इस वजह से जब तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें जयचंद ने बिल्कुल गौरी का साथ दिया था। दूसरी बात यह थी कि चौहान है पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही उन्होंने दिग्विजय की नीति अपना दी थी। ये राजपूतों के लिए हमेशा घातक रही ये नीति, क्योंकि जो भी राजपूत शासक बनता वो दिग्विजय की नीति अपनाता और आसपास के जो भी राजपूत शासक या अन्य कोई शासक थे उन पर विजय प्राप्त करता। इस वजह से आसपास के सभी शासकों से वो दुश्मनी मोल ले लेता। इस वजह से किसी विदेशी शासक पर द्वारा जब आक्रमण किया जाता तो उनका सहयोग, महत्वपूर्ण सहयोग है वो राजपूत आपस में नहीं मिल पाता और इस वजह से वो पराजित होता है। तो ये भी एक पृथ्वीराज चौहान के लिए भी घातक रहा। तो इन्होंने संयोगिता का अपहरण करके उनसे विवाह कर लिया। 1186 से 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गजनी के शासक मोहम्मद गौरी है उसको कई बार पराजित किया। ये भी एक राजपूत परंपरा है, क्योंकि भागते हुए सेना का कभी राजपूत है पीठ के पीछे से वार नहीं करते थे। तो इस वजह से ये भी तराइन के प्रथम युद्ध में भारतीय सेना पर पीछा नहीं करना भी पृथ्वीराज चौहान के लिए घातक रहा और उन्होंने मोहम्मद जो गौरी था उसको कई बार पराजित किया था। 1191 का जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें भी मोहम्मद गौरी को हानि हुई। भारतीय सेना का पीछा न करके उनको पराजित न करना, बुरी तरह से शक्ति को कुचलना नहीं, ये सबसे बड़ी भूल थी पृथ्वीराज चौहान की और उसका परिणाम उन्हें अगले जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में उसमें भुगतना पड़ा था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और जो भारत में है उसमें तुर्की राज्य की स्थापना हुई। चौहान राज्य का पतन हो गया और भारत में गुलाम वंश की नींव इसी समय पड़ गई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने के गुलाम और फिर आगे गुलाम वंश पे तो अलग अलग वंश उन्होंने शासन किया। इस तरह से राजपूत सत्ता का दिल्ली से पतन हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली है वो मोहम्मद गौरी से मिला, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में दिल्ली का 71 शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बन गया। तो ये दास वंश से संबंधित था, इसलिए दास वंश की दिल्ली में सत्ता स्थापित हुई, दास वंश की दिल्ली में शुरुआत हुई और इन्होंने दिल्ली की सत्ता संभालते कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां के जो मंदिर है उनको तोड़वाकर कुव्वत इस्लाम मस्जिद उनके पत्थरों से निर्मित करवाई थी। जो मंदिर थे उनको तोड़वा के कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। पृथ्वीराज विजय का जो रचयिता है वो जयानक
ये भी पृथ्वीराज के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और लेखक चंद्रबरदाई भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। भाटकवि चंद्रबरदाई थे, वो पृथ्वीराज चौहान के सखा थे, बाल सखा थे, परामर्शदाता थे, कवि थे और इन्होंने राय पिथौरा को जोगिनीपुर नरेश, ढिल्लेपुर नरेश, दिल्लीश्वर नाम से संबोधित किया है। चंद्रबरदाई है, उन्होंने राय पिथौरा पृथ्वीराज को कौन कौन से नामों से संबोधित किया है? जोगिनीपुर नरेश, दिल्लेपुर नरेश, दिल्लीश्वर, इन नामों से इनको संबोधित किया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य होने का श्रेय प्राप्त है। ये एक प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध जो उक्ति है, 8 बांस 38 गज अंगुल अष्ट परमाण, मार मार मोटे तुए मत चूके चौहान, ये इनकी प्रसिद्ध उक्ति है। कई बार पहले भी कंपटीशनों में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इनका ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। राय पिथौरा उनकी उपाधि थी और उन्होंने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार ये था शाकंभरी का चौहान वंश, जिनका पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे युद्ध में। हालांकि एक जो चंद्रबरदाई है वो तो ये लिखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है वो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है और उसको बंदे बना के गजनवी ले गया था और वहां कैद खाने में डाल दिया था। फिर एक कोई प्रतियोगिता हो रही थी वहां पे, तब चंद्रबरदाई था, वो भी वहां उस जगह था उनके दरबार में। तब उन्होंने कहा कि आप जो प्रतियोगिता दे रहे हो, मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो राजा हैं पृथ्वीराज, वो बहुत बड़े धनुधर हैं। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, कि अब तो गौरी ने उनकी आंखों में गर्म सलाइयां पृथ्वीराज के निकलवा दी थी, जिससे पृथ्वीराज अंधा हो गया था। और फिर अंधे पृथ्वीराज को उस प्रतियोगिता में लाया गया, जहां ये 8 बांस अष्ट अंगुल वाली जो उक्ति है वो चंद्रबरदाई ने उनको कही थी। चंद्रबरदाई ने उनके कान में जाकर कहा था कि मैं जो मोहम्मद गौरी है वो इतनी दूरी पर है, वो सामने बैठा है, वो मैं आपको बताऊंगा और आप फिर बाण चलाना। तब कहते हैं कि उस समय उन्होंने उनको नाप बताई थी ये पृथ्वीराज चौहान को कि 8 बांस दूर है आपसे, 38 गज, उससे आगे 38 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, उसके आगे 8 अंगुल, जितनी दूरी पर है वो मोटा तुआ मतलब मोहम्मद गौरी बैठा है, इसलिए चौहान अब तुम मत चूक। तो कहते हैं पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर मारा और मोहम्मद गौरी है, उसके जाके वो तीर लगा और मोहम्मद गौरी मर गया। फिर दोनों ने, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को कटार मार के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात है वो चंद्रबरदाई है वो अपने पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं। हालांकि दूसरे किसी भी लेखक द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं होगी और हुई है, ये संभवतः हो सकता है अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन चंद्रबरदाई ने किया हो। फिर भी जो चंद्रबरदाई ने लिखा है वो इस अध्याय में, प्रसंग में बताया जाना जरूरी था, इसलिए हमने इसको देखा। तो ये थी 8 बांस 38 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, मार मार मोटे तुए मत चूके चौहान। अब जब पृथ्वीराज तृतीय का पतन हो गया, उसके बाद में रणथंभौर में चौहान वंश ने शासन किया। रणथंभौर ने चौहान वंश का संस्थापक 1194 में गोविंद राज था, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंद राज। उन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। और रणथंभौर का जो महत्वपूर्ण जो चौहान शासक है वो है हमीर राव हमीर। ये प्रसिद्ध शासक थे रणथंभौर के चौहान वंश के। राव हमीर का जो शासन काल था वो 1282 से 1301 ईस्वी था। 1282 से 1301 ईस्वी था। रणथंभौर का सर्वाधिक प्रतापी शासक था राव हमीर देव चौहान। 1282 में इसने अपने राज्यारोहण के बाद इन्होंने भी दिग्विजय की नीति अपनाई। ये राजपूत सभी राजपूत शासकों की नीति थी और ये इनके लिए घातक भी होती थी, जिसका हम पहले अध्ययन कर चुके। तो मेवाड़ के शासक समर सिंह को इन्होंने
पराजित कर दिया। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने जब 1292 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने खिसखिसाकर कहा, ऐसे 100 किलों को वह मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं जीत सका तो उन्होंने खिसखिसा गया, मैं तो उसको कुछ नहीं समझता, इस किले को, मैं इस किले को तो एक मुसलमान के बाल के बराबर ही नहीं समझता हूँ। वही लोमड़ी जब अंगूरों के पास नहीं पहुंच पाए तो कहती है अंगूर खट्टे, ठीक उसी प्रकार इन्होंने खिसिया कर ये बात कही थी। तो ये प्रसिद्ध कथन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसलिए अमीर ने जो अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह, जिसे महमा शाह भी कहते, उनको उन्होंने शरण दी थी। महमा शाह ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया था और वो वहां से भागकर अमीर के शरण में आ गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कहा था कि मेरे को मीर मोहम्मद शाह जो महमा शाह जिन्हें कहा जाता है वो सौंप दे, लेकिन अमीर तो शरणागत की रक्षा करने वाला शरणागत वत्सल था, इसलिए उन्होंने उनको सौंपने से इनकार कर दिया। यही अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी को जब इन्होंने सुपुर्द नहीं किया तो उन्होंने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए अपना जो सेनापति था नुसरत खां, उसको भेजा रणथंभौर। लेकिन नुसरत खां था वो दुर्ग की घेराबंदी में मारा गया था। तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं विशाल सेना लेकर आया। कौन सा सेनापति है वो उस दुर्ग घेरे में मारा गया था? नुसरत खां। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है। रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा जो सेनापति था वो मारा गया था? तो वो थे सेनापति नुसरत खां। वो दुर्ग का जो घेरा डाल रहा था उसी समय मारा गया था। तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर दिल्ली से रवाना हुआ और रणथंभौर आया। उस समय प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो उनके साथ युद्ध में था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये चित्तौड़ वाला जो युद्ध हुआ था 1303, उसमें भी ये साथ में था। तो इन जो प्रसिद्ध इतिहासकार इनका ध्यान रखिए। बंदायूनी था, वो हल्दी घाटी के युद्ध में साथ था। मुंतखब तवारीख जो लिखी है उनमें उन्होंने आंखों देखा वर्णन लिखा है हल्दी घाटी के युद्ध का, क्योंकि वो उस समय साथ था। और अमीर खुसरो था, रणथंभौर अभियान में भी था और ये चित्तौड़ अभियान में भी था। तबकात अबुल फजल आईने जो अकबरी है उसमें उन्होंने हल्दी घाटी के नहीं, ये 1303 के चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था रतन सिंह वाला, जिसमें पद्मनी ने जौहर किया था, उसका आंखा देखा वर्णन किया। तो इनका विशेष ध्यान रखिए, कौन सा इतिहासकार किस युद्ध में था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो रणथंभौर अभियान के समय इनके साथ था अलाउद्दीन खिलजी के। ये रणथंभौर अभियान में उनका जो घेराबंदी है वो 1 वर्ष के करीब तक चली थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग में प्रवेश नहीं हो पाया। तब उन्होंने जो विश्वासघाती थे रणमल और रतिपाल, ये 2 विश्वासघाती मंत्री थे, इनको अपनी ओर मिलाया और इनको लालच दिया कि जब मैं दुर्ग जीत लूंगा तब मैं ये दुर्ग आपको सौंप दूंगा। तो ये रणमल और रतिपाल है वो इसके लालच में आ गए और उन्होंने इनको दुर्ग में है जो गुप्त मार्ग था दुर्ग में घुसने का वो उनको बता दिया। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी है वो इस दुर्ग पर अधिकार करने में सक्षम हो सका। तब हमीर ने अपने वीरों के साथ केसरिया किया और हमीर की पत्नी थी रंग देवी और उसकी पुत्री थी देवल दे। इन दोनों के नेतृत्व में जौहर हुआ था और हमीर ने अपने वीरों के साथ केसरिया किया था। ये राजस्थान का पहला साका कहलाता है, पहला जौहर और पहला साका कहा जाता है। ये जौहर उनकी पत्नी रंग देवी और उसके पुत्री देवल दे के नेतृत्व में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये राजस्थान का पहला जो पहला साका था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध में पास से विशेष प्रकार के चबूतरे बनाए जहां पर तोप रखे जा सकती थी, गरगस तैयार करवाए, मगर भी ये ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र होता है वो अर्रादा पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र, इनका युद्ध में इस्तेमाल किया था। तो ये नाम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन, ये क्या है, पासेब, गरगच, मगरबी, अर्रादा, ये क्या है? तो ये उसके तकनीक है, जो यंत्र है जो फेंकने के, गोले या जो अग्नि से जले हुए पदार्थ फेंकने के,
तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका ध्यान रखिएगा। जियाउद्दीन जो बरनी है, अलाउद्दीन जो रणथंभौर अभियान है वो जीतकर उनको उलग खां है उनको वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद में उल्लू खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। कौन से दुर्ग को जीतने के बाद में कौन प्रशासक नियुक्त हुआ, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे चित्तौड़गढ़ का 1303 में जीतने के बाद में अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरिच खां को उसको सौंप दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिरजाबाद रख दिया था। तो इसका जो रणथंभौर दुर्ग है वो जीतने के बाद में इन्होंने उल्लू खां को वहां का प्रशासक नियुक्त किया गया। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन जो बरनी है वो इसकी प्रशंसा करते हैं, अमीर की प्रशंसा करते हैं। नयनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीर हट में हमीर की वीरता की प्रशंसा की गई है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे, कौन किसका शासक है? नयनचंद्र सूरी का कौन सा ग्रंथ है? हमीर महाकाव्य। जोधराज का है हमीर रासो और चंद्रशेखर का है हमीर हट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए नयनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, जोधराज का हमीर रासो और चंद्रशेखर का हमीर हट, इनमें हमीर की वीरता की प्रशंसा की गई है। हमीर 16 युद्धों का विजेता माना जाता है और वो 17 युद्ध जो युद्ध था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ उसमें ये वीर गति को प्राप्त हुआ। हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासन काल की स्मृति में रणथंभौर जो दुर्ग है उनमें 32 खंभों के छतरी का निर्माण भी करवाया था। और हमीर की मृत्यु के साथ ही चौहानों की जो रणथंभौर शाखा है वो समाप्त हो गई। हमीर के बारे में एक प्रसिद्ध जो कथनी है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन, सिंह एक ही बच्चे, सिंह का जो बाल है, सतपुरुष वचन, सतपुरुष जो कह देता है वो पार, कदली फलत एक बार, और केले का फल एक ही बार जो केले का पौधा है वो फल देता है। इसी प्रकार तिरिया तेल, तिरिया के भी तेल एक ही बार चलता है। हमीर हट, और हमीर का हट भी एक ही, चढ़े न दूजी बार। ये महत्वपूर्ण उक्ति है, ये पूछी भी गई है किस शासक के संबंध में है? हमीर देव चौहान के संबंध में है, रणथंभौर के शासक के संबंध में है। अब अगला हम इसी में कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है जालोर का चौहान वंश। इससे भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में जालोर का जो नाम है जाबालीपुर, जालपुर मिलता है और किले का नाम सोनमगिरी मिलता है। जनश्रुति के अनुसार इस किले का नाम जालंधर भी था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की और संभवतः इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो परमाणु का इसका निर्माता मानते। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा इसका जो निर्माता है जालोर दुर्ग का, उसको परमाणु को मानते। इस किले की जो अजेता है, जालोर दुर्ग की जो अजेता है, उसको देखकर ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी, उन्होंने इस किले के बारे में कहा कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये महत्वपूर्ण कथन है जालोर दुर्ग के संबंध में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है या हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में ये कहा है। तो ये ताज उल मासिर में हसन निजामी ने लिखा है जालोर दुर्ग की अजेता के बारे में कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। बिजोलिया जो शिलालेख है 1170 ईस्वी में जालोर को जाबालीपुर कहा गया है। जिस विशाल पर्वत पर यह प्राचीन किला बना है उसको सोनगिरी या स्वरणगिरी या कांचनगिरी कहते हैं। इस सोनगिरी या स्वरणगिरी होने के कारण ही इस किले को सोनगढ़ या सोनलगढ़ कहा जाता था और सोनगढ़ की वजह से ही यहाँ पर जो शासन करने वाला जो शासक था जालोर में वो सोनगरा चौहान कहलाई। सोनगढ़ दुर्ग पर शासन करने के कारण ये सोनगरा चौहान, जालोर वाले चौहान कहलाए। जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार जगह पहला शासक और अंतिम प्रथम जो जिस वंश की स्थापना करता है इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
तो जालौर में जो चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कीर्तिपाल है, शाकंभरी में वासुदेव, रणथंभौर में गोविंद तृतीय। इन्हें ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। चाचिक देव इसके बाद में शासक बने। 1257 से 1282 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी। और जालौर के चौहान वंश के जो महत्वपूर्ण जो शासक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक थे, वो थे कांदड़ देव। 1305 से 1311 ईस्वी में इनका शासन काल रहा। कांदड़ देव जालौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना गुजरात आक्रमण के समय जा रही थी, उन्होंने उसको जाने के लिए रास्ता नहीं दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे कहा था कि भाई मेरी गुजरात जो सेना जा रही है वो जाने को उनको रास्ता दे, लेकिन नहीं दिया था। और इसके बाद में जब लौट के सेना आ रही थी तो उनसे लूटपाट भी की थी मुगल जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। तब अलाउद्दीन खिलजी है वो नाराज इनसे हो गया था और इन वजह से कांदड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विरोध बढ़ गया। 1305 ईस्वी में सुल्तान के सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी सेना लेकर जालौर भेजा और वो अलाउद्दीन खिलजी को समझा बुझाकर दिल्ली लेके आ गया। लेकिन दिल्ली का वातावरण देखकर कांदड़ देव है उन्होंने ठीक नहीं लगा वो वातावरण, वो उनके स्वाभिमान के विपरीत था, इसलिए वो वापस जालौर लौट गया कांदड़ देव और युद्ध की तैयारी करने लगा। क्योंकि वो समझ गया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की है तो युद्ध होना तो स्वाभाविक है। मनोत नैन सिंह ने युद्ध का जो कारण है वो कांदड़ देव के पुत्र विरमदेव द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोजा उससे विवाह करने से इनकार करना भी बताया है। लेकिन इनकी किसी दूसरे जो स्रोत हैं उनसे पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि ये जो नैन सिंह है वो ये कहते हैं कि फिरोजा है वो स्वयं सेना लेके आई थी और उनकी जो दाई माँ थी उन्होंने भी विरमदेव को कहा था कि आप उनसे शादी कर लें, लेकिन विरमदेव है उन्होंने मना कर दिया और फिर विरमदेव है युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। और फिर फिरोजा है उन्होंने उनके शिष्य के साथ वो फिरोजा भी खत्म हो गई थी, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। ये मनोत नैन सिंह अपने खात में लिखते हैं, लेकिन इसकी अन्य किसी दूसरे स्रोत से पुष्टि नहीं होती है। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालौर को जो शक्तिशाली किला है उस पर अधिकार करने से पहले सिवाना पर अधिकार कर लिया, क्योंकि सिवाना है उसकी चाबी थी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जालौर दुर्ग की चाबी सिवाना दुर्ग है, क्योंकि जालौर दुर्ग पर अधिकार करने से पहले महत्वपूर्ण दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग था। उन्होंने सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना का नाम खैराबाद रखा। सिवाना का नाम क्या रखा? खैराबाद। और कमालुद्दीन दुर्ग है उनको वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। वहां खिरज खां को किया चित्तौड़गढ़ में, और रणथंभौर में उल्लू खां को, सिवाना में कमालुद्दीन गुरुक को नाम रखा खैराबाद। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर का घेरा डाल दिया। दैया सरदार बीका थे, उनके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने दुर्ग का जो कमजोर स्थान था वो बता दिया था। फिर बीका दैया की पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने विश्वासघाती पति की हत्या कर दी थी। उसने वीर नारी ने, देशभक्त स्वामी भक्ति नारी ने, इन्होंने बहुत कायरता की। लेकिन उन्होंने जो दुर्ग का जो कमजोर भाग है वो बता दिया था। इसी दुर्ग के संबंध में तो कहा है कि राई के भाव रात ही गए। वो दुर्ग की जो कमजोरी का पता लगाने के लिए आसपास के गांव है वहां से जो राई है वो रात को महंगे भाव में खरीदी गई थी, क्योंकि राई जो है वो ऐसे तेलीय पदार्थ है जो जहां डाल देते हैं तो वो नमी तुरंत सोख लेता है। तो जहां जगह में नमी होती है इसका मतलब वो जगह कमजोर है। इसलिए जालौर और उस आसपास के गांव में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है वो राई रात को महंगे भाव में खरीदी गई, क्योंकि उनको जरूरत थी किले के आसपास या किले की दीवारों पर डालकर उस जगह का पता लगाना जहां जगह नमी हो। तो वो कमजोर जगह की, कमजोर किले की दीवार का पता लगाना चाहते थे। इस वजह से राई बहुत महंगे भाव में बिकी। और जब लोगों को सुबह पता चला कि अरे रात को राई इतने महंगे भाव में, तो सुबह लोग राई ले आए, तब तक तो उन्होंने कहा भाई राई के भाव तो रात ही गए, मतलब रात ही जरूरत थी इसलिए महंगी हुई। तो ये कहावत वहां से चली आई हुई है कि राई के भाव रात ही गए। तब इस दैया सरदार की वजह से तुर्क के जो कमजोर जगह है उसका पता है वो बता दिया गया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने
अपनी सेनाओं को वहां से राई के माध्यम से जगह चिन्हित करके तोड़ के और किले में ये घुस गए। तब कांदर देव ने अपने पुत्र के साथ केसरिया किया। सोनगरा चौहान जो शासक थे, उन्होंने अपने वीर योद्धाओं के साथ रणभेरी है वो बजा दी। ये दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। किले की महिलाओं ने है वो जोहर किया। ये जालौर का प्रथम साका कहलाता है। इसके साथ जालौर पर है वो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और उन्होंने जालौर को जीतकर इनका नाम जलालाबाद कर दिया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जालौर को जीतने के बाद में उनका नाम क्या रखा गया, जलालाबाद। और यहाँ पर अलाई या तोपखाने मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह भी पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई या तोपखाने की मस्जिद का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था, तो वो जालौर दुर्ग में करवाया था। अखेरात के शासन काल में पद्मनाभ द्वारा कांदर पर देव प्रबंध है उसकी रचना की गई, जिसमें उक्त जो युद्ध है उसका वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी और कांदर देव के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन कहाँ मिलता है हमें, पद्मनाभ द्वारा रचित कांदर देव प्रबंध काव्य में मिलता है। तो ये था चौहानों का इतिहास।